हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेरा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने समावेशी शिक्षा के फोर्थ असाइनमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके थर्ड असाइनमेंट को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। हमने समावेशी शिक्षा के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड असाइनमेंट के वीडियोज़ को अपलोड कर दिया और कंप्यूटर के फर्स्ट असाइनमेंट को भी अपलोड कर दिया। आप प्लेलिस्ट में लिंक से जाकर वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज हम समावेशी शिक्षा के फोर्थ असाइनमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पेज को हम कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम SCERT राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। यहाँ पर आप अपनी डाइट का नाम लिख देंगे उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद DLED 2019 बैच तृतीय सेमेस्टर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे दीक्षा असाइनमेंट, जिस भी विषय का आपको बनाना है। जैसे ये समावेशी शिक्षा का है तो आप डाल देंगे समावेशी शिक्षा नाम विषय का। फिर असाइनमेंट का टॉपिक क्या है, जैसे इस असाइनमेंट का टॉपिक है बाक एवं अस्थि बाधित बालिकाओं का शैक्षिक समावेशन। टॉपिक डाल दिया जाएगा, नाम डाल दिया जाएगा, आपका जो भी नाम हो, रजिस्ट्रेशन नंबर, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से DLED कर रही हैं तो उस कॉलेज का नाम भी डालना होगा। ये फोर्थ असाइनमेंट है। कौन से नंबर का असाइनमेंट है? फोर्थ नंबर का असाइनमेंट है समावेशी शिक्षा का। आइए अब देखते हैं आगे। विषय समावेशी शिक्षा, दीक्षा ऐप असाइनमेंट नंबर 4, बाक एवं अस्थि बाधित बालकों का शैक्षिक समायोजन। अब क्वेश्चंस को देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाक बाधिता किसे कहते हैं? बाक बाधित बच्चों के शैक्षिक समावेशन हेतु कुछ प्रमुख सुझाव दीजिए। तो सबसे पहले हम बाक बाधित बच्चे क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। बाक बाधित बच्चों से तात्पर्य उन बच्चों से है जिनमें सामान्य वाक ध्वनि नहीं होती, जिससे बोलने वाले को मत सुनने वाला नहीं समझ पाता है, या अस्पष्टता से या देरी से समझ पाता है। इसमें कौन कौन से दोष हो सकते हैं? वाणी दोष हो सकता है, अस्पष्ट उच्चारण हो सकता है, असंगत ध्वनि हो सकती है, हकलाना हो सकता है, तुतलाना हो सकता है आदि विकार। ये सब बाक विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। मतलब जो बोलने में जिन्हें कोई ना कोई समस्या होती है वो सब हमारे बाक विकलांगता की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे हकलाना है, तुतलाना है, या अस्पष्ट उच्चारण है, ठीक प्रकार से नहीं बोल पाना, ये सब हमारे बाक बाधित बच्चों कहलाते हैं। अब इसके समावेशन के क्या क्या सुझाव हो सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। नंबर 1 पॉइंट है, घर और स्कूल दोनों स्थानों पर बालकों को बोलने हेतु अधिक से अधिक प्रेरित किया जाए। उन्हें बातचीत करने के अवसर दिए जाने चाहिए। मतलब ऐसे बच्चों के साथ हमें क्या करना चाहिए? घर पर और स्कूल पर दोनों स्थानों पर बालकों को अधिक से अधिक बोलने के अवसर दें, जिससे कि वो और ज़्यादा उनमें कॉन्फिडेंस आए अपने कार्य को करने का, और वे और ज़्यादा बोलने के अवसर मिलेंगे तो वो हेजिटेशन उनका दूर हो जाएगा बात करने में। सेकंड पॉइंट है, जब बच्चा बोलने में गलती करता है या बोलने में असमर्थता दिखाता है तो उसका हमें मजाक करने की बजाय धैर्य और प्रेम से पेश आना चाहिए। मतलब अगर बच्चा बोलने में कोई गलती कर रहा है या उसका उच्चारण अस्पष्ट है तो उसके साथ हमें मजाक नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके साथ धैर्य और प्रेम के साथ पेश आना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए, वह आगे भी कार्य करने को उत्सुक रहे। थर्ड पॉइंट है, छोटी आयु में खिलौने, चित्रों तथा कहानियों व छोटी कहानियों के माध्यम से बोलने हेतु प्रेरित करना भी लाभदायक होता है। छोटी आयु में इस प्रकार के बच्चों को हम खिलौनों को माध्यम से, चित्रों के, कहानियों के माध्यम से, या छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से भी हम बोलने के लिए उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 4, या मिस हो गया पॉइंट 4। अगर हो सके तो बच्चे को वाणी विज्ञान विशेषज्ञ की सलाह से वाणी संबंधी अभ्यास कराना चाहिए। अगर हमें लगता है कि बच्चे को कोई बोलने से संबंधित समस्या है तो उसे किसी विशेषज्ञ के पास ले के जाना चाहिए जो वाणी से संबंधित हो, और उसका उसे अभ्यास कराना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, यदि आपके घर में बोलने में असमर्थ या विलंबी बच्चों से वास्ता पड़े तो सर्वप्रथम उनका डॉक्टरी निरीक्षण होना चाहिए ताकि शारीरिक कारणों का पता लगाया जा सके।
यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे में कोई कमी है, ऐसा लगता है कि बोलने में देरी हो रही है किसी कमी की वजह से, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, उसका निरीक्षण कराना चाहिए, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि किसी शारीरिक कारणों की वजह से तो नहीं वो बोल पा रहा है, कोई उनमें कोई कमी तो नहीं है, इसलिए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड में क्या है, अस्थि बाधित बालकों की पहचान आप किस प्रकार से कराएंगे, ऐसे बालकों का विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले अस्थि बाधित बालकों की पहचान हम किस प्रकार से करेंगे, उसके बारे में जानते हैं। अस्थि बाधित बच्चों से तात्पर्य उन बच्चों से है जिनकी अस्थियों के जोड़ और शरीर में मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती हैं, मतलब जो भी उनकी अस्थियां होती हैं वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती हैं। उनकी कार्य करने की क्षमता इतनी क्षीण हो जाती है कि वे विभिन्न प्रकार के अंग संचालन में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मतलब जो अस्थिबाधित बच्चे जो होते हैं वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाते हैं, उनकी शारीरिक क्षमता भी बहुत कम होती है, उन्हें कोई भी प्रकार का काम करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब अस्थिबाधित बालकों के लिए विद्यालय में किस प्रकार से शिक्षा कार्यक्रम होनी चाहिए, इसके बारे में हम जानते हैं। समावेशी वातावरण में, समावेशी मतलब सभी प्रकार के बच्चों का जिसमें समावेश होता है। समावेशी वातावरण में अस्थि विकलांग बच्चों के प्रति शिक्षक, सहपाठी तथा अन्य सदस्यों की सकारात्मक अभिव्यक्ति विकसित हो, इसके प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न होनी चाहिए। मतलब इन बच्चों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं है इन बच्चों का मजाक बनाना चाहिए, हंसी करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, शिक्षक द्वारा अस्थि विकलांग बालकों की पहचान की जाए, साथ ही इनकी आवश्यकताओं के बारे में पता लगाया जाए। अगर क्लास में अस्थि विकलांग बालक है तो टीचर को ये पता लगाना चाहिए कि किस तरह से वो शिक्षा प्राप्त करने में अधिक रुचि ले सकता है और उसे किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, उन दिक्कतों का पता लगा के उसका समाधान करना चाहिए। थर्ड है, पुनर्वास संबंधी सुविधाएं भी अस्थि बच्चों को मिलनी चाहिए। फोर्थ है, अस्थि विकलांग बच्चों के लिए व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम बनाए जाएं। ऐसे बच्चों की शारीरिक और मानसिक स्थिति एवं सामाजिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही शैक्षिक कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। शैक्षिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही शैक्षिक कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कक्षा का प्रबंध अस्थि बाधित बच्चों के अनुरूप ही होना चाहिए। जैसे अगर क्लास में अस्थि बाधित बच्चे हैं तो उन्हीं बच्चों के अनुसार से कक्षा का प्रबंध करना चाहिए। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, अस्थि विकलांग बच्चों की स्थिति को ध्यान में रखकर पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता हेतु प्रोत्साहित करें। ऐसा नहीं है कि टीचर सोचे अस्थि बाधित बच्चा ये सामान्य बच्चे की तरह कार्य कर लेगा, लेकिन इस तरह से टीचर को नहीं सोचना चाहिए। जिस कार्य को वो कर सकता है उसी के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, जिस कार्य को वो करने में असमर्थ है उस कार्य को करने के लिए उसे प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन फिनिश होता है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अस्थि बाधित बालकों के शैक्षिक समावेशन में एक अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये स्पष्ट करना है आपको कि अध्यापक किस प्रकार से अस्थि बाधित बालकों के शैक्षिक समावेशन कर सकता है। तो क्या अध्यापक की भूमिका है, नंबर 1 पॉइंट देखेंगे। अस्थि बाधित बच्चों की शिक्षा प्रशिक्षण के उपरांत सरकारी क्षेत्रों में नियुक्ति दी जानी चाहिए। जो भी अस्थि बाधित बच्चे हैं, जब उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण पूरा हो जाए तो उन्हें सरकारी क्षेत्रों में नियुक्ति भी दी जानी चाहिए, मतलब सरकारी विभागों में नियुक्ति प्रदान की जानी चाहिए। सेकंड है, अध्यापक को पाठ्यक्रम का प्रस्तुतिकरण, सहायक सामग्री एवं अनुभवों को सरल और सहज कर प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, अगर क्लास में अस्थि बाधित बच्चे हैं तो उसे ईजी वे में उसे प्रस्तुत करना चाहिए, सामान्य बच्चों के अकॉर्डिंग ना देखते हुए, बल्कि अस्थि बाधित बच्चों को ध्यान रखते हुए उसे ईजी वे में और सहज रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, अस्थि बाधित बच्चों के प्रति शिक्षक, सहपाठी तथा अन्य व्यक्तियों का सकारात्मक दृष्टिकोण हो तथा इनके प्रति संवेदनशील हो। मतलब इनके लिए टीचर को सकारात्मक रहना चाहिए और संवेदनशील रहना चाहिए। टीचर की नकारात्मक सोच इन बच्चों के प्रति नहीं होनी चाहिए। जो भी कार्य करा रहा है उसे सकारात्मक सोच के साथ कराना चाहिए। 4 पॉइंट है,
अस्थि बाधित बच्चों को आवश्यकता अनुसार सहायक उपकरण भी प्रदान किए जाना है। अस्थि बाधित जैसे पैर में किसी के दिक्कत है, किसी के आंख में दिक्कत है, तो उसे उसी प्रकार का उपकरण दिया जाना चाहिए जिस उपकरण की उसे ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, अध्यापक को अस्थि बाधित बच्चों के लिए सामान्य बालकों के साथ कक्षा प्रबंध को उचित रूप से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। तो जो कक्षा का प्रबंध करना है वो अस्थि बाधित बालकों को ध्यान में रख के ही करना चाहिए सामान्य बालकों के साथ। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, अस्थि बाधित बच्चों को आवासीय या छात्रावास की समस्त सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। मतलब उन्हें किस प्रकार की सुविधा दे सकते हैं हम, आवासीय या छात्रावास की सुविधा भी प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, अध्यापक को अस्थि बाधित बच्चों के अभिभावकों से मिलकर स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की प्रगति के विषय में बताना चाहिए तथा उनको निर्देशन, मार्गदर्शन एवं परामर्श भी दिया जाना चाहिए। जो भी उनके बच्चे से संबंधित समस्या या जो भी हम सुझाव दे सकते हैं, अध्यापक को उस अस्थि बाधित बच्चे के माता पिता को सुझाव देना चाहिए। जो भी परामर्श देना है परामर्श दे सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं उनका। नेक्स्ट पॉइंट है, अस्थि बाधित बच्चों की शिक्षा प्रशिक्षण के उपरांत सरकारी क्षेत्रों में नियुक्ति की जानी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अब आपका समावेशी शिक्षा का 4 असाइनमेंट भी पूरा हो चुका है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 3 असाइनमेंट को करा चुके हैं और 4 असाइनमेंट को आज पूरा करा चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। इसी टाइप के असाइनमेंट के और वीडियो देखने के लिए और 3rd सेमेस्टर की स्टडी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।